हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स और IAS में भी पूछे जा चुके हैं। और PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन, जहाँ भी जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, जनरल में जैसे कि जो शिक्षक के एग्ज़ाम होते हैं अन्य स्टेट में या फिर बिहार में भी, BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम होता है, या BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा, इन सब सारे एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ भी जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, सही है। जोत का छोटा आकार होना, ये भी सही है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ये भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण ये सभी हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, उपरोक्त सभी होगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये सही है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। तो इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती, तो ये भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है कथन का कारण, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही, परंतु सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती, ये पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो सही है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक एवं बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, योगदान रहा है, परंतु हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है, उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाले सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया जाता है। अतः दोनों अलग अलग तथ्य हैं। ये दोनों तथ्य सत्य भी हैं, लेकिन ये एक दूसरे तथ्य की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो सहकारी कृषि निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। जनसंख्या का दबाव है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, भू जोतों का छोटा आकार होना, ये सभी है, लेकिन सहकारी कृषि नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो सहकारी कृषि नहीं है। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी और भू जोतों का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है, जबकि सहकारी कृषि कृषि के विकास का एक साधन है। इसके तहत छोटे छोटे किसान संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, तो राजस्थान में है। ठीक है, भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। ठीक है, प्रश्नानुसार भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में पाया जाता है। इस संदर्भ में पंजाब का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि को समझा जाता है, तो भारत में जो कृषि है जीवनोपार्जन का साधन समझा जाता है। ठीक है,
भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। यही सही है, ये आंसर हो जाएगा। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है, तो यही सही होगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। तो भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जो है सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरकों के उपभोक्ता हैं। डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं, ठीक है। 2013-14 के आंकड़ों के आधार पर दिए गए राज्यों का उर्वरक उपभोक्ता की दृष्टि से क्रम उत्तर प्रदेश में कितना? तो 3842.04 हजार टन है और आंध्र प्रदेश में 3119.43 हजार टन है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। तो इसको ध्यान रखेंगे। और इन सबको आंकड़ा वाला जो होता है वो इकोनॉमिक सर्वे और जो एग्रीकल्चर डाटा वगैरह आता है उनसे भी अपडेट करना होता है कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले, तो ये सब भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी के लिए देख ले, लेकिन एग्रीकल्चर का डाटा जो न्यू आता है सर्वे वगैरह के साथ या ईयर के एंड में या शुरुआत में, तो उन सब को देख के जाना होता है, क्योंकि ये सब डाटा थोड़ा कभी कभी चेंज भी होते हैं, लेकिन ये डाटा लगभग इतना ही सेम ही रहता है, लेकिन देख के जाना होता है, ठीक है। नई सुधारी गई ऊसर की हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन है? तो ढेंचा है। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल ढेंचा है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। तो संतुलित उर्वरक किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। तो ये सभी के लिए किए जाते हैं संतुलित उर्वरक उपयोग, ठीक है, इन सभी के लिए। तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। संतुलित उर्वरक का प्रयोग किए जाते हैं, क्यों? तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। तो यह सभी डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। तो दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन है? तो पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य है, सी आंसर होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो पंजाब है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो पंजाब है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? तो कौन सी व्याख्या असत्य है? तो जलवायु परिवर्तन। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? तो जलवायु परिवर्तन। नगद फसलों पर बल। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? तो जलवायु परिवर्तन। नगद फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती, ये आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन।
एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में की गई। तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसलों पर अत्यधिक बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल है। वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि छोटे किसान को उतना लाभ नहीं मिल पाता। जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः ये व्याख्या असत्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? मतलब सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना मतलब सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इनमें से कौन करता है? तो किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये बीज ग्राम संकल्पना का ये सर्वोत्तम उद्देश्य है सीड विलेज कॉन्सेप्ट का। क्या? तो किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना है। तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। बीज ग्राम संकल्पना या सीड विलेज कंसेप्ट का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सकें, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों के बीजों की जरूरतों को उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। ठीक है, एक मार्क क्या है? तो एक मार्क है गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। एक मार्क क्या है? तो गुणवत्ता गारंटी की मुहर है, डी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। अब हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हरित क्रांति से। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी 20वीं सदी में प्रारंभ? तो 7वें दशक के दौरान की गई थी। ठीक है, हरित क्रांति कब की गई थी शुरुआत? तो 7वें दशक के दौरान। भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 में की गई थी ना, 66-67 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में शुरू हुई थी। तो ये 7वें दशक ही आता है, 7वां दशक है। ठीक है, 7वें दशक के दौरान। तो हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कब? तो 1966-67 में। ये 7वें दशक के दौरान की गई थी, ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966 से प्रारंभ हुई। इसका प्रथम चरण था और 1981 तक चला। ठीक है, जो प्रथम चरण था 1966 से ये 81 तक चला था। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसके दूसरे चरण 1981 से 95 और तीसरे 1995 से प्रारंभ हुआ चरण। तीसरा चरण 1995 से। इसे देश के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत कर लिया गया तीसरे चरण में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई किनके द्वारा? तो एमएस स्वामीनाथन द्वारा। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, तो एमएस स्वामीनाथन द्वारा। बी आंसर हो जाएगा। सदाबहार क्रांति के भारत में प्रणेता एमएस स्वामीनाथन हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के बाद भारत में
सदाबहार क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने खाद्य सुरक्षा के लिए सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक सहित विभिन्न आयामों पर विशेष ध्यान देने की बात की है। सदाबहार क्रांति कृषि के समग्र विकास से संबंधित है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाने की बात की है। क्या क्या? सदाबहार क्रांति के या द्वितीय हरित क्रांति के लिए क्या कदम उठाए जाने के लिए बात कही है? तो मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक के साथ साथ जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भूमि सुधार, कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भूमि सुधार, कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन तथा संविदा कृषि पर बल देना आवश्यक है। ठीक है, ये स्वामीनाथन का मतलब सदाबहार क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति के लिए सुझाव दिए गए थे। ठीक है, कदम उठाए जाने के लिए बात कही गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। ठीक है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं ये किस देश से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरित क्रांति के जनक। देखिए डिटेल्स इनके बारे में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। ठीक है, जो अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, इनका कर्म क्षेत्र मैक्सिको रहा है। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों में भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। श्री बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुआ है। श्री बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग माने जाते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है तो किनका रहा है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये भारत में हरित क्रांति के जनक रहे हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति का पिता या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया। अतः कहा जा सकता है कि भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। ठीक है, इनको भारत रत्न भी दे दिया जा चुका है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति से अभिप्राय है तो हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादकता वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम से संबंध है। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम। सी आंसर होगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966-67 था ना, 1966-67 रहा है हरित क्रांति का वर्ष, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों हाई यील्डिंग वैरायटी का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से हुआ था। ठीक है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी।
हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से ना। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से, सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में हुई। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है। उनके द्वारा विकसित उन्नत किस्म की गेहूं के बीजों द्वारा इसकी उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली, जो कि हरित क्रांति का आधार बनी। ठीक है, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन भारत में कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के मतलब हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है इनको, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो किसको हुआ था? तो गेहूं को हुआ था, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? तो गेहूं में हुआ था, ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ? तो किसका हुआ था? तो गेहूं का हुआ था, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है? तो किसने प्रगति की है? तो गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है। इन सब में भी हुआ है, चावल में भी हुआ है, दालों और पटसन, लेकिन गेहूं में सर्वाधिक प्रगति हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन था? तो मैक्सिकन गेहूं था, डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो मैक्सिकन गेहूं का प्रयोग किया गया था, डी आंसर होगा। वर्ष 1970 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसका श्रेय डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग वैश्विक संदर्भ में तथा एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय संदर्भ में को दिया जाता है। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे नॉर्मन बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक क्या है? तो 2000 किलोग्राम है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति हेक्टेयर गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक क्या है? तो 2000 किलोग्राम है, बी आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन पहले से लगभग 3 गुना हो सका था। 2013-14 तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3075 किलोग्राम तक पहुंच गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में इसमें क्या सही है? तो इसका लक्ष्य जो है हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। ठीक है, ये द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में है। ठीक है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। ठीक है, तो 2 और 4 सही हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर होगा, 2 और 4 सही होगा। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना नहीं।
मतलब जो पहले हरित क्रांति में जो क्षेत्र छूट चुके थे उनको लाभान्वित करना था। ठीक है। और तीसरा देखते हैं, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, तो ये नहीं है। ठीक है, दूसरा और चौथा सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से पता चलेगा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़कर की गई बात कहीं नहीं की गई है। ठीक है, मतलब जो फसल का उपयोग किया गया था पहली हरित क्रांति में, उसको छोड़ कर करने की बात नहीं कही गई है। मतलब जो क्षेत्र छूट गए थे उनमें मतलब कि बढ़ाने की बात की गई थी। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। ठीक है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनना है। तो हरित क्रांति के घटक इनमें क्या होंगे? तो उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज हरित क्रांति में उपयोग किए गए थे, सही है। सिंचाई का और ग्रामीण विद्युतीकरण, सही। ग्रामीण सड़कें और विपणन, तो ये सभी हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सही है। सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये सभी होंगे इनके हरित क्रांति के घटक। डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई, अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक सम्मिलित हैं। ध्यान रखेंगे। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, तो उपयुक्त सभी से है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। 28 जुलाई 2008 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा, ठीक है, 28 जुलाई 2008 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खाद्यान्न श्रृंखला। ठीक है, इन सभी को ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ है खाद्यान्न, ये विभिन्न उत्पादन, और एक तरफ ये क्रांति, कौन सी क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि किससे जुड़ा है? तो हरित क्रांति से है। ठीक है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। और दुग्ध क्रांति, दूध क्रांति से कौन जुड़ा है? तो श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन। और मत्स्य पालन, मत्स्य पालन से कौन सा है क्रांति? तो नीली, ये मत्स्य पालन से तो नीली क्रांति, और उर्वरक से तो भूरी क्रांति है। तो ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा, तो ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये क्रांतियाँ काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसको ध्यान से करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम्स में या जनरल कंपटीशन हो या फिर पीसीएस हो, पूछे ही जाते रहते हैं। एक बार देखते हैं सारे क्रांतियाँ। खाद्य उत्पादन में वृद्धि तो हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन तो नीली क्रांति, उर्वरक तो भूरी क्रांति। ठीक है, ये परीक्षार्थियों की जानकारी के लिए कुछ अन्य प्रमुख क्रांतियां, उनमें से संबंधित वस्तुओं का विवरण निम्नवत है। तो सुनहरी क्रांति किससे है? तो फल और सब्जी उत्पादन, उद्यान कृषि है। और काली क्रांति बहुत पूछा जाता है, पेट्रोलियम उत्पादन से, क्रूड ऑयल से है। ठीक है,
काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, या क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। पीली क्रांति किससे, तो तिलहन उत्पादन से। और लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे, तो किससे, तो प्याज से। ठीक है, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से। ठीक है, अन्य प्रमुख क्रांतियां तथा उनके उत्पादन इस प्रकार है। काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है, आप लोग को पता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। हरित क्रांति खाद्यान्न। और लाल क्रांति मत्स्य मांस और टमाटर उत्पादन से। और पीली तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नीली क्रांति संबंधित है किससे, तो मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नीली क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति से मत्स्य से संबंधित है, मत्स्य पालन। ठीक है, नीली क्रांति से मत्स्य संबंधित है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, तो जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, तो किसमें, तो जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जा सकती है। ठीक है, टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, तो कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, तो नीला मुर्गी पालन नहीं, ये नीला क्रांति किससे है, तो मत्स्य पालन से है ना। सफ़ेद दूध से, सुनहरा उद्यान से, और हरा अनाज से। लेकिन ये नीला किससे है, तो नीला है नीली क्रांति मत्स्य पालन से। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सेशन अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का उपयोगी वीडियो कभी भी लाऊं तो आपको और भी सब्जेक्ट का मिल सके आपको। ठीक है, और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।